आज हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे कपल्स की कहानी जो हॉलीडे मनाने के लिए शहर से बहुत दूर जंगलों में निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर क्या वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर बच पाए या वहीं पर मारे गए, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यूक और जोसेफ नाम के 2 वर्कर कंपनी के ट्रक में कुछ खतरनाक केमिकल लादकर उन्हें कंपनी की लैब में पहुँचाने के लिए रास्ते से जा रहे होते हैं। वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान जोसेफ अपना सेलफोन देखने लगता है, पर तभी अचानक ट्रक के सामने एक हिरण आ जाता है और गाड़ी से टकरा जाता है। ऐसे में उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से केमिकल का एक ड्रम ट्रक से लुढ़ककर रोड के किनारे वाली नदी में गिर जाता है और बहते हुए पास की एक झील में पहुंचकर लीक हो जाता है, जिससे वो खतरनाक केमिकल आसपास फैल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैरी, जेन और जोई नाम की 3 लड़कियां गाड़ी में बैठकर वीकेंड मनाने के लिए उसी झील के किनारे बने फार्म हाउस में आती हैं। दरअसल यह फार्म हाउस मैरी के कजन का था। जब वह यहाँ पहुँचती है तो पास में रहने वाली बूढ़ी औरत जिसका नाम मैनी ग्रेगर्स था, वो मैरी को यहाँ देखकर गले लगाती है। मैरी ग्रेगर्स को अपनी फ्रेंड से परिचय करवाती है, जिसके बाद मैरी ग्रेगर्स उन्हें किसी दिन उनके यहाँ ब्रेकफास्ट पर आने के लिए कहती है। घर के अंदर पहुंचकर जेन अपने बॉयफ्रेंड सैम को मैसेज करना चाहती है, इसलिए वो बहाना बनाकर बाथरूम में जाती है, पर फोन में नेटवर्क नहीं आता। मैरी उसे सैम से बात करने से मना करती है। मैरी कहती है कि हम यहाँ पर ट्रिप पर इसलिए आए हैं ताकि इन सब चीजों से दूर रह सके। तभी जोय आती है और यहाँ सेलफोन में नेटवर्क न आने की वजह से वो भी अपसेट दिखती है। तब मैरी उन दोनों को समझाती है कि वे सब यहाँ पर वीकेंड मनाने आए हैं और अगले 2 दिन स्पेंड करने आए हैं, इसीलिए उन्हें फोन चलाने या अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो तीनों कपड़े बदलती हैं और स्विमिंग करने झील पर जाती हैं। जब वो झील पर बने लकड़ी के ब्लॉक पर धूप ले रही होती हैं, तो उन्हें वीवर के लिए बनाया हुआ लकड़ी का डैम दिखाई देता है। तब वे उस डैम के पास जाती है ताकि वे वहाँ वीवर देख सके, पर उन्हें वहाँ कोई वीवर नहीं दिखता, लेकिन लकड़ियों पर ग्रीन कलर के कुछ निशान दिखते हैं। इन निशान को देखकर वे आपस में बातें करती है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक उनके सामने कुछ दूरी पर एक भालू दिखता है, जिससे वे डर जाती हैं। उसी वक्त वहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल वहाँ एक शिकारी आता है जिसका नाम स्मिथ था और वो अपनी गन से भालू को डराकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि वे लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। जवाब में जेन कहती है कि वीवर को देखने आए थे, लेकिन उन्हें कोई भी वीवर नहीं दिखा। तब स्मिथ उन्हें सलाह देते हुए कहता है कि उन्हें जानवरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी जानवर के साथ छेड़छाड़ की तो जानवर उन पर हमला कर सकते हैं। इसके बाद स्मिथ उनसे पूरे कपड़े पहनने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात में लड़कियां केबिन पर एक गेम खेलते हुए बियर पीती हैं। यहाँ वे तीनों एंजॉय कर रही होती हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तब जोई चेक करने के लिए बाहर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बीच मैरी और जेन बाहर खड़ी होकर जोई का इंतजार करती हैं कि तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और वो दोनों डर जाती हैं। इतने में मैरी का बॉयफ्रेंड टॉमी वहाँ आकर उन्हें डरा देता है। उसी वक्त जोई का बॉयफ्रेंड भी उसे गोद में उठाकर घर की तरफ आता है। केबिन के दरवाजे के पास अब जेन अकेली खड़ी होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड सैम उसे पीछे से आकर डरा देता है। दरअसल उन तीनों के बॉयफ्रेंड का प्लान था कि अचानक यहाँ पहुंचकर उन्हें सरप्राइज दिया जाए, पर उन तीनों को देखकर मैरी बहुत गुस्सा होती है। दरअसल वो चाहती थी कि उस वीकेंड ट्रिप पर उन तीनों सहेलियों के अलावा कोई भी ना हो, खासकर उनके बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी ना आए। इसलिए वो थोड़ी देर बाद तीनों लड़कों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पर जब वो जेन से पूछती है तो जेन कहती है कि उसे उनके रहने से कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जेन सैम के साथ अपनी रिलेशनशिप इश्यूज को सुलझाना चाहती थी और तब वो तीनों लड़के रुक जाते हैं। थोड़ी देर में जोई और मैरी अपने रूम में अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती हैं, पर जेन और सैम लिविंग रूम में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि जेन को शक था कि सैम की कोई दूसरी गर्लफ्रेंड भी है और इसलिए वो उससे नाराज थी। वो अपने मोबाइल में सैम को एक फोटो दिखाती है जिसमें सैम एक लड़की को किस कर रहा था। सैम उस फोटो को देखकर कहता है कि उसने बहुत नशे की हालत में उस लड़की को किस किया था, वरना तो वो उसे जानता तक नहीं है। लेकिन जेन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वो उसे एक के बाद एक 2 थप्पड़ लगाती है और उठकर जाने लगती है। पर सैम उसे मनाने के लिए किस करता है और कहता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, पर जेन नहीं मानती और उसके पेट में जोर से लात मारकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जेन नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वो अपने कपड़े उतार रही होती है कि उसे बाथटब से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे वो बक का कोई मजाक समझती है। पर जैसे ही वो बाथटब में जाने के लिए पर्दा हटाती है, उसे बाथटब में एक वीवर बैठा दिखाई देता है जो उस पर अटैक करने वाला था। वो डरकर बाथरूम से निकल जाती है और लिविंग रूम में रोते हुए सैम को उस घटना के बारे में बताने की कोशिश करती है। इतने में शोर सुनकर बाकी सभी लोग भी अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। तब जेन सबको बताती है कि उसने बाथरूम में एक वीवर देखा है। यह सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब वो नाराज होकर उन सबको बाथरूम में जाकर देखने को कहती है। सारे फ्रेंड्स बाथरूम में जाते हैं। सैम यहाँ सबसे आगे होता है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट होने के बावजूद वो काफी नर्वस लग रहा था। तब टॉमी उसके हाथों से बैट ले लेता है, लेकिन उसे वीवर नहीं दिखाई देता और तब बक मजाक उड़ाने लगता है। तभी अचानक वीवर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बक हड़बड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। टॉमी उस वीवर को बैट से मार डालता है और उसे एक प्लास्टिक बैग में डालकर घर के बाहर फेंक देता है। अब सब लोग घर के लिविंग रूम में बैठकर वीवर के बारे में बात करते
करते हैं कि आखिर वो घर के अंदर कैसे आया। यहाँ सबकी राय थी कि वो एक नॉर्मल व्यूअर था जो खाने की तलाश में आया होगा, जबकि मैरी और जेन का मानना था कि वो एक नॉर्मल व्यूअर नहीं था क्योंकि उसने जेन पर हमला करने की कोशिश की थी। जेन इस घटना से काफी डरी हुई थी, इसलिए वो सभी से वापस चलने को कहती है, लेकिन सब कहते हैं कि रात ज्यादा हो गई है और फिलहाल हमें सो जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सारे फ्रेंड्स स्विमिंग के लिए निकलते हैं, पर व्यूअर को उस बैग में नहीं देख सब चौंक जाते हैं। टॉमी कहता है कि शायद उसे कोई जानवर उठा ले गया होगा। यह देखकर जेन थोड़ा अपसेट होती है, पर सैम के कहने पर वो नॉर्मल हो जाती है। जॉय और बक स्विमिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और सब लोग इकट्ठे झील पर जाते हैं। टॉमी, जॉय और बक स्विमिंग करने लगते हैं। वो जेन को भी बुलाते हैं, पर उसे लगता है कि शायद व्यूअर पानी में होगा, इसलिए वो मना कर देती है। वहीं से मैरी से पूछता है कि जेन को उनके अफेयर के बारे में बताना है या नहीं। मैरी कहती है कि अगर वो जेन को सच्चाई बता देगी तो वो उससे नफरत करने लगेगी, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद सैम मैरी से फ्लर्ट करने लगता है। टॉमी यह देख लेता है, पर वो उनसे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जॉय और बक फिर से जेन को स्विमिंग के लिए बुलाते हैं। जेन झील पर उतरने वाली ही होती है कि उसे पानी में कुछ महसूस होता है और तभी झील के अंदर बक के पैरों को व्यूअर काट लेता है। इसी दौरान टॉमी को भी हल्की सी खरोंच लगती है। तब सब लोग डरकर लकड़ी के ब्लॉक पर चढ़ जाते हैं। इस दौरान एक व्यूअर बक के कंधे पर भी काटता है। टॉमी अपने दोस्त को बचाने के लिए उस व्यूअर को पकड़कर दूर फेंक देता है। मैरी यह सब देखकर हैरान होती है क्योंकि व्यूअर किसी इंसान पर अटैक नहीं करते। इधर बक का काफी ज्यादा खून बह चुका था और इसलिए टॉमी खून को बहने से रोकने के लिए उसके पैर पर पट्टी बांध देता है। इसी बीच जॉय दौड़कर केबिन में जाती है ताकि वो फोन करके मदद बुला सके, पर केबिन में जाने पर वो देखती है कि व्यूअर्स ने लैंडलाइन कनेक्शन को भी काट डाला है। तभी वो व्यूअर जिसे टॉमी ने पिछली रात मारा था जेन के पैर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे उठाकर फेंक देती है और एक चाकू उठाकर टेबल पर चढ़ जाती है। वहीं उधर झील किनारे ढेर सारे व्यूअर्स उन सबको घेर लेते हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं देखकर सैम जॉय के डॉग को पानी में फेंक देता है। तब वो सारे व्यूअर्स उस डॉग के पीछे पड़ जाते हैं। जॉय अपने डॉग को व्यूअर्स का शिकार होता देखकर रोने लगती है। इसके बाद वो सभी जल्दी से तैरकर झील से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी ओर उधर किचन में व्यूअर के अटैक से बचते हुए जेन उस पर चाकू से वार करती है और व्यूअर को मारकर अपने दोस्तों के अंदर आने के लिए दरवाजा खोल देती है। यहाँ सब लोग इस बात से परेशान होते हैं कि आखिर टॉमी के हाथों मरा हुआ व्यूअर फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। तब जेन कहती है कि असल में वो व्यूअर ठीक से मरा ही नहीं था। तब सैम किचन से चाकू लाकर उस व्यूअर के गले पर मारता है। इस बीच टॉमी फोन के कनेक्शन को चेक करता है और उसे खराब देखकर निराश हो जाता है। यहाँ जॉय सैम पर गुस्सा होती है कि उसने उसके डॉग को मरने के लिए व्यूअर के पास फेंका था और इसलिए वो उसे हाथों से मारने लगती है। मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर जॉय और भड़क जाती है और कहती है कि सैम मैरी के साथ मिलकर जेन को धोखा दे रहा है। लेकिन जेन यह सुनने के बाद कहती है कि फिलहाल उनके सामने इससे भी बड़ा इशू है जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच टेबल पर पड़ा हुआ व्यूअर हिलने लगता है। तब सैम उसका सिर काटकर बाहर फेंक देता है, लेकिन इसी बीच बक की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और उसके लिए रात गुजारना मुश्किल होता है। जेन कहती है कि उन्हें पड़ोसी के घर जाकर उनका फोन इस्तेमाल करना चाहिए, पर सैम को यह आइडिया सही नहीं लगता। उसे जब कोई और भी रास्ता नहीं सूझता तो वो अपनी कार में बक को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। वो सैम से वहीं रुकने के लिए कहता है। जॉय बक के जख्मी पैर को देखकर उसके साथ जाना चाहती है। मैरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर टॉमी उससे गाड़ी की चाबी लेकर बक और जॉय के साथ बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है। उनके जाते ही सैम जेन और मैरी के साथ मिलकर घर के सारे खिड़कियों और दरवाजों को सील कर देता है ताकि कोई भी व्यूअर घर के अंदर ना आ सके। उधर पड़ोस में रहने वाली मैडनी ग्रेगर्स इतनी रात में कार की आवाज सुनकर फिक्रमंद हो जाती है और अपने पति से कहती है कि उन्हें बाहर जाकर देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन उनके पति यह कहकर मना कर देते हैं कि शायद वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे में उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। और तब वो अपने सोफे पर पास में बैठे हुए एक व्यूअर को गलती से अपना डॉगी समझकर सहलाने लगते हैं। दूसरी ओर टॉमी कार ड्राइव कर रहा था कि तभी उसे सामने कुछ पेड़ गिरे हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जॉय की नजर पास में खड़े ट्रक पर पड़ती है। वो टॉमी को ट्रक के बारे में बताती है। टॉमी जल्दी से उस ट्रक में जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक कुल्हाड़ी और कुछ गन्स मिलती है। तब वो कुल्हाड़ी जॉय को देकर उसे केबिन में वापस जाने के लिए कहता है और खुद पैदल चलकर कहीं से मदद मांगने निकल जाता है। पर तभी एक पेड़ जिसे व्यूअर्स ने काटकर खोखला कर दिया था टॉमी के ऊपर गिरता है और टॉमी तुरंत वहीं पर मर जाता है। तब जॉय अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर रोने लगती है कि अचानक एक व्यूअर उस पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी स्मिथ वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी गन से व्यूअर को शूट कर देता है। इसके बाद वो जॉय और बक को ट्रक में बिठाकर उन्हें वापस उनके केबिन की तरफ ले आता है। इधर सैम, जेन और मैरी केबिन को पूरी तरह से बंद करने में बिजी होते हैं, जबकि व्यूअर्स केबिन के अंदर घुसने की पूरी कोशिश करते हैं। पर स्मिथ के ट्रक को अपनी ओर आता देखकर सारे व्यूअर्स भाग जाते हैं। यहाँ सैम, जेन और मैरी ने अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, इसलिए फिर से दरवाजा खोलने में दिक्कत आ रही थी। पर इस बीच सारे व्यूअर्स फिर से वापस आ जाते हैं और मजबूरन जॉय और बक को स्मिथ के साथ अपने पड़ोसी ग्रेगर्स के यहाँ जाना पड़ता है। पर वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि विंस्टन ग्रेगर्स मर चुके हैं और व्यूअर्स ने टेलीफोन लाइन को भी काट दिया है। इधर मैरी व्यूअर्स के बारे में एक बुक पढ़ती है और सैम उसे ज़ॉम्बी व्यूअर्स के बारे में पढ़ने के लिए कहता है। पर फिर से यहाँ सैम की बेवफाई
लड़ाई का जिक्र होने लगता है। तब मेरी जेन से माफी मांगती है। सैम कहता है कि फिलहाल हमें रिलेशनशिप की बजाय अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। इधर स्मिथ को छत पर मेरनी ग्रेगर्स की बॉडी मिलती है। वो जोई से कहता है कि फिलहाल वे सेफ हैं, पर बक को हॉस्पिटल ले जाना नामुमकिन है। स्मिथ आगे कहता है कि वह उसका असरदार घरेलू इलाज कर सकता है। उधर केबिन में जेन अचानक वीवर्स के जैसे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और मेरी पर अटैक कर देती है और इस दौरान जेन के मुंह से लार मेरी के मुंह में चली जाती है। मेरी डर के मारे चीखती हुई उसे धकेलकर साइड में चली जाती है। तभी सैम वहां आकर जेन को बेड से मारता है। उधर स्मिथ बक का इलाज शुरू करता है, पर बाहर से आने वाली आवाज से उसका माइंड डाइवर्ट होता है। वो देखने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। तभी बक अचानक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पीछे से स्मिथ पर अटैक कर देता है। स्मिथ को बचाने के लिए जोई बक को गोली मारने के लिए निशाना लगाती है, पर गलती से स्मिथ को गोली लग जाती है। अब जोई तुरंत दरवाजा खोलकर ऊपर की तरफ भागती है और बेडरूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है, पर तभी ज़ॉम्बी बनी हुई मेरनी ग्रेगर्स पीछे से उस पर अटैक करती है। जोई खुद को बचाने के लिए उसे शूट करना चाहती है, पर बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह खिड़की से कूद जाती है और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाती है। उधर सारे वीवर्स जमीन के रास्ते केबिन में घुसने की कोशिश करते हैं। वहीं सैम अपने बेड से उन्हें मारने की कोशिश करता है, जबकि मैरी हथौड़े से वीवर के सिर पर वार करती है, पर वहाँ चारों तरफ ज्यादा संख्या में वीवर्स मौजूद थे, इसलिए दोनों वहाँ से भागकर बाथरूम में घुसकर खुद को लॉक कर लेते हैं। तब मैरी सैम से कहती है कि वीवर्स जिसे भी काटते हैं उन्हें कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वे लोग भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। जेन के साथ भी यही हुआ था। इसके बाद मैरी सैम के कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसकी बॉडी पर कोई खरोच तो नहीं है। मैरी के कंफर्म होने के बाद सैम भी उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। जब मैरी कपड़े उतार देती है तो वो दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट हो जाते हैं। इसी बीच एक वीवर वायरस को चबा लेता है, जिससे पूरे केबिन में आग लग जाती है। तभी अचानक जेन केबिन के फर्श से बाथरूम के अंदर घुसकर सैम के प्राइवेट पार्ट को चबा डालती है और यह देखकर मैरी तुरंत वहां से भागती है। तभी जोई ट्रक लेकर वहां आ जाती है और मैरी को ट्रक में बिठाकर तेजी से वहां से निकलने लगती है, पर तभी ज़ॉम्बी बना स्मिथ वहां पहुंच जाता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है। जोई और मैरी देखती है कि बहुत सारे लोग और जानवर भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्हीं की तरफ आ रहे हैं, पर जोई इन सब की परवाह किए बगैर ट्रक चलाती रहती है। तभी ट्रक के ऊपर से उन्हें ज़ॉम्बी बनी जेन लटकती हुई दिखाई देती है, लेकिन जोई उसे कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वो दोनों रास्ते में टॉमी की बॉडी को देखकर ट्रक से उतर जाती हैं और थोड़ी दूर पैदल चलती हैं, पर तभी अचानक मैरी जोई के ऊपर गन का निशाना लगाकर कहती है कि उसे भी वीवर्स ने काटा होगा, इसलिए वह ज़ॉम्बी बन सकती है। लेकिन तभी वो खुद वीवर्स जैसे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और तब जोई उसे कुल्हाड़ी से मार डालती है। इतने में वही ट्रक जिससे मूवी की शुरुआत में केमिकल से भरा ड्रम गलती से नदी में गिरा था, वो जोई को अपनी ओर आता दिखाई देता है। जोई उससे रुकने का इशारा करती है, पर वो उसे कुचलता हुआ वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी एक एनिमल ज़ॉम्बी की लाश पर बैठती है और फिर अपने छत्ते में वापस जाती है, लेकिन इससे पहले ही वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और इस कहानी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल फिल्मी रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।